जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस गुरुकुल के संघर्ष फाउंडेशन बैच में। साथियों, हम लोग अमीबा को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसमें हर एक स्टार पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से समझे। आज के क्लास में हम लोग पैरामेशियम के बारे में कंप्लीट समझने व सीखने का प्रयास करेंगे। पैरामेशियम में हर एक स्टार पॉइंट, ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से समझेंगे। ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाए उस लायक हम आपको बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, ताकि जब ऑब्जेक्टिव हम बनाने जाएं तो फिर आपसे ऑब्जेक्टिव बनते चले जाए। इस लायक हम आपको बनाना चाहते हैं, न कि ऑब्जेक्टिव भी आपको याद करना पड़े, रट्टा मारना पड़े, तब तो फिर हमारे पढ़ाने से, हमारे मेहनत से आपको कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि ऑब्जेक्टिव आप पकड़ पाए, आपसे बनने लगे, आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा हम आपको बनाने का प्रयास करेंगे, न कि ऑब्जेक्टिव को रटवाने का प्रयास करेंगे। साथियों, हम आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप डे 1 से साइंस को पढ़िए, तब फिर लगेगा कि साइंस आप पढ़ना, समझना, जी रहे हैं। साइंस को अगर जहाँ जीना है, साइंस को अगर जहाँ सीखना है, समझना है, तो आप डे 1 से पढ़ते चलिए। आपको विज्ञान की दुनिया में एक अलग ही आनंद आएगा। आप अपने आप को विज्ञान में एक मजबूत पकड़ बना पाइएगा। आप अपने विज्ञान से अपने आप को, बिहार बोर्ड हो या फिर किसी प्रकार का बोर्ड हो, वहां एक अच्छा सा प्रदर्शन कर पाइएगा। तो चलिए पैरामेशियम के बारे में कंप्लीटली सीखते हैं, और इस पैरामेशियम को छोटा सा वीडियो में ही निपटाने का प्रयास करते हैं। इसको लॉन्ग नहीं खींचेंगे, इसको शॉर्ट में ही करने का प्रयास करेंगे। फिर भी आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही सकता है, लग सकता है इतना। अब छोटा वीडियो का मतलब ये थोड़े हमारा कि 10 मिनट 20 मिनट में होगा। मेरे में ऐसा संभव नहीं। मेरे में एक बात है, हम आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे तो भी छोटा वीडियो नहीं मिल पाएगा मेरे से। हाँ, इतना है, 1 घंटा मेरे लिए छोटा वीडियो होगा, 1.5 घंटा 2 घंटा। गणित में तो और हमको लगता है अब कचार के जाने वाला है। चैप्टर को ही एक के बारे में उल्टाने, जैसे मान लीजिए 1.1 उल्टाना, उल्टाएंगे पूरे। मेरा जहां तक संभव प्रयास होगा वहां तक करेंगे। भले आप उसको 2 दिन 3 दिन में देखिए, लेकिन हम मेहनत आपके साथ, एक वीडियो में ज्यादा आपको खोजना नहीं पड़े वीडियो कि कितना कितना वीडियो किधर किधर है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए हम आपको एक के वीडियो में ढेर ढेर कर ज्ञान देंगे, आप उसको धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। तो पैरामेशियम के बारे में थोड़ा अगर आपको जानना है, तो पैरामेशियम भी जो है ना, अमीबा के तरह एक कोशिकीय जीव है। जैसे अमीबा एक कोशिका वाला जीव है, और से पैरामेशियम भी एक कोशिकीय जीव है। जैसे अमीबा प्राणी संपोषी जीव है, ठीक उसी प्रकार पैरामेशियम भी प्राणी संपोषी जीव है। जैसे अमीबा छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को खाता है, ठीक उसी प्रकार ये भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को खाएगा। ठीक है। अमीबा का आकार वो निश्चित है। अमीबा अपना आकार हमेशा बदल सकता है। अमीबा जादूगर है। लेकिन पैरामेशियम में यहाँ ऐसा गुण नहीं है। पैरामेशियम जादूगर नहीं है। इसका आकार निश्चित है। ये चप्पल के तरह, जूते के तरह दिखता है। जूता चप्पल एक के तरह रहता है। नीचे वाला जो आकार होता है, भले आप ऊपर से डिजाइन में अलग अलग प्रकार का डिजाइन बनवा लीजिए, लेकिन नीचे में जो जिस पर हम लोग पैर रखते हैं, वो आकार सबका सेम रहता है। तो आकार जूता का हो या फिर चप्पल का हो, दोनों सेम ही रहता है। इसीलिए पैरामेशियम का आकार याद रखिएगा, चप्पल नुमा होता है, जूता नुमा होता है। ठीक है। पैरामेशियम को चलने के लिए सीलिया होता है। क्या क्या सीलिया कैसा होता है वो हम आपको दिखाएंगे, आप अच्छे से पकड़ पाइएगा। जैसे अमीबा को चलने के लिए कूटपाद था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पैरामेशियम को चलने के लिए सीलिया होता है,
जैसे हमारे इसके शरीर में जो भाव टाइप का छोटा छोटा सा बाल है, उसी प्रकार से पैरामेशियम के पूरे शरीर में छोटा छोटा सा बाल है। उसी बाल के माध्यम से वो अपना गति करता है, उसी बाल के माध्यम से वो अपना भोजन को पकड़ता है। भोजन पकड़ने का काम सीलिया के द्वारा ही करता है। और अमीबा के पास जिधर मन तिधर से भोजन भीतर नहीं जाता। जैसे हम लोग के पास एक परमानेंट मुंह है, इसी मुंह के द्वारा भोजन हम अंदर डालते हैं, न कि इधर से पेट फाड़ के टीप लगवा देंगे, यहाँ भात दाल सब्जी पापड़ घी पनीर रोटी सब्जी जो डालना है डालो, ऐसा नहीं। हम लोग को जो भी डालना है मुंह के द्वारा डालेंगे। उसी प्रकार से पैरामेशियम को भी जो भी डालना है वो कोशिका मुख के द्वारा डालेगा। कोशिका मुख का अलग अलग नाम है बुक में, तो आप थोड़ा बुक को भी देखते ही चलिए। थोड़ा सा पढ़ाई करते तो बुक को भी पढ़ना चाहिए। भले हम आपको सब कुछ देंगे, बुक से कई गुना ज्यादा मिलेगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक को भी देखिए क्या है बुक में। अब सीधा सीधा हम आपको कहना चाहेंगे, ज्ञान का भंडार के पास जब तक नहीं जाइएगा तो ज्ञान कैसे होगा। तो पैरामेशियम के बारे में अच्छे से आपको हर एक स्टार बिंदु अगर ना सीखना है तो थोड़ा बुक को भी पढ़िए। साथ ही साथ हम जो पढ़ा रहे हैं वो तो यहाँ पर बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब आप लोग पैरामेशियम लिख के हेडिंग दीजिए और हम आपको अभी लिखवाते हैं, फिर फोटो को भी समझाएंगे। अब की बार उल्टा चलेंगे, फोटो तो बाद में दिखाएंगे। अभी बस आप पैरामेशियम के बारे में हर एक स्टार बिंदु लिखिए, उसके बाद फोटो दिखाएंगे, तब फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, ठीक है। तो पहले पैरामेशियम लिख के हेडिंग दो बाबू। उसके बाद लिखो पैरामेशियम एक सूक्ष्म एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। पैरामेशियम एक सूक्ष्म, पैरामेशियम बहुत ही छोटा, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। एक कोशिका का मतलब ये एक कोशिका से इसका शरीर बना है। ओनली एक कोशिका, पैरामेशियम का शरीर एक कोशिका से ही बना है। पैरामेशियम प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी का मतलब ये भोजन को ग्रहण करेगा, पाचन करेगा, फिर अवशोषण करेगा, फिर बहिष्करण करेगा। जैसे इंसान भोजन का प्रक्रिया में ग्रहण करना, फिर पाचन करना, फिर अवशोषण करना, फिर बहिष्करण करना, ये प्रक्रियाएं होती है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, पचाते हैं, फिर उस पचे हुए भोजन का हर एक विटामिन मिनरल खनिज लवण वसा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में हो जाता है। वसा ये सब हम लोग शरीर में सोख लेते हैं, अब फिर वापस मल के रूप में बाहर बेकार पदार्थ को निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस ही प्राणी संपोषी जीव का है। यह प्रोसेस प्राणी संपोषी जीव का है, मतलब जितना भी जीव जंतु बड़े सब जानवर सब यही प्रक्रिया होता है। ठीक उसी प्रकार अमीबा में भी यही प्रक्रियाएं हैं, पैरामेशियम में भी यही प्रक्रिया है। पैरामेशियम भी मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उस मुंह का नाम है कोशिका मुख, ठीक है। और फिर पाचन करेगा, फिर अवशोषण करेगा, फिर बहिष्करण करेगा। जब ये प्रक्रिया इसमें है, एक कोशिका वाला जीव है, एक कोशिका वाला, लेकिन इंसान वाला गुण रखता है। हाँ, तो इसीलिए यह एक प्राणी संपोषी जीव है, मतलब प्राणी के तरह अपना पोषण करता है, इसीलिए प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषण मतलब जैसे इंसान या फिर प्राणी जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी को ही प्राणी संपोषी। इसको अंग्रेजी में हेलो यार छोड़ो, अंग्रेजी के बारे में हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे अभी फिलहाल। बस अभी प्राणी संपोषी जीव को याद रखिएगा कि अमीबा जैसे प्राणी संपोषी जीव है, ठीक उसी प्रकार पैरामेशियम भी प्राणी संपोषी जीव है। किसी को दिक्कत? अरे बोलो नहीं यार। अब पैरामेशियम का शरीर चप्पल के आकार का होता है। पैरामेशियम का शरीर कैसा होता है?
चप्पल के आकार का होता है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ये लिखिए, इतना बड़ा नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं है, आप बस स्टार में लिखिए, पैरामेशियम का शरीर चप्पल के आकार का होता है। बस इतना ही लिख के चलेगा, इससे ज्यादा क्या है नहीं है, उससे ज्यादा मतलब नहीं। पैरामेशियम ऑब्जेक्टिव लेकिन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। पैरामेशियम का आकार किसके तरह होता है? चप्पल के तरह होता है। पैरामेशियम कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संपोषी जीव। अगर जब बापे का नाम डायरेक्ट पूछे तब फिर ये परपोषी जीव है। देखो, स्वपोषी मतलब पेड़ पौधा, परपोषी मतलब परपोषी का 3 बच्चा बताए थे, प्राणी संपोषण और मृतजीवी, परजीवी। तो प्राणी संपोषण बच्चा का नाम है, बाप का नाम कौन जी है? परपोषी। तो अमीबा परपोषी है, पैरामेशियम भी परपोषी है। परपोषी में से किसका बच्चा है? तब प्राणी संपोषी का बच्चा है। नहीं, अच्छा से समझो, अगर ना आप शुरू से क्लास किए होंगे तो बात पकड़ लिए होंगे। चलिए अगला लिखो। जैसे अमीबा किस जगत का है? अमीबा भी प्रोटिस्टा जगत का था, तो उसी प्रकार से पैरामेशियम भी प्रोटिस्टा जगत का है। नहीं, प्रोटिस्टा नहीं, सॉरी, प्रोटोजोआ जगत का है। अमीबा प्रोटोजोआ जगत का है, प्रोटोजोआ जगत का है। अमीबा कैसा जगत का है? प्रोटोजोआ जगत का। प्रोटिस्टा, मेनेरा, ये सब अगर आप पूरा नंबर पढ़िएगा तो ढेरी जगत पढ़ लीजिएगा। तो ढेरी जगत पढ़ने में से आप थोड़ा अच्छा से और ज्यादा डीपली जान लीजिएगा, तब फिर आपके मुंह से भी बहुत सा जगत निकलने लगेगा। ठीक है, बहुत सा जगत के बारे में पढ़िएगा। सजीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर बायोलॉजी का पढ़िएगा ना, चैप्टर 3, तब फिर वहां आपको बड़ा ही आनंद के साथ समझने के लिए मिलेगा। तो पैरामेशियम प्रोटोजोआ जगत का है, प्रोटोजोआ जगत समूह का है। अमीबा पैरामेशियम दोनों प्रोटोजोआ के तरह ही है, प्रोटोजोआ जगत का समूह का है। कौन? अमीबा और पैरामेशियम। ठीक है, देखिए इसको पढ़ने के साथ साथ अमीबा का भी रिवीजन साथ के साथ हो रहा है, अच्छी बात है। पैरामेशियम सामान्यतः तालाब, झील, नदियों के किनारे, गंदे पानी, मीठे पानी, नम स्थानों में भी पाए जाते हैं। मीठा पानी सब में भी पाया जाता है। अब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इतना नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव अगर जब पूछेगा तो घुमा के पूछेगा। अमीबा सामान्यतः या ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन में मीठा पानी दिया रहेगा। ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? मीठा पानी। वैसे यहाँ सब भी है, लेकिन ऑप्शन अगर जब पूछेगा तो मीठा पानी, सब बच्चा बोलेगा तो गंदा पानी में सूक्ष्म जीव हो सकता है, नमी स्थान पे हो सकता है। मीठा पानी तो हम लोग पीते हैं, वहां कहां से हो सकता है? तो अमीबा ज्यादातर मीठा पानी में भी पाया जाता है। सॉरी, अमीबा नहीं, पैरामेशियम। पैरामेशियम ज्यादातर मीठा पानी में भी पाया जाता है। तो लिखिए स्टार देकर के, पैरामेशियम सामान्यतः तालाब, झील, नदियों के किनारे, गंदे पानी, मीठे पानी, नम स्थानों में पाया जाता है। यही सब चीज आप अमीबा में भी पढ़े। अमीबा भी यही पाया जाता है, बस वहां मीठा पानी नहीं है। अमीबा मीठा पानी में नहीं पाया जाता। पैरामेशियम का आकार निश्चित होता है, चप्पल नुमा होता है। ये स्टार में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, पैरामेशियम का आकार कैसा होता है? तो निश्चित होता है, चप्पल नुमा होता है। ब्रैकेट में जूता नुमा भी दे देगा, क्या ना लिखेगा? लिख ही दीजिएगा, अच्छी बात है, आप लिख सकते हैं। देखिए बाबू, पैरामेशियम की कोशिका के कई मुख्य भाग होते हैं। जैसे अमीबा में भी बहुत सा भाग था, कोशिका मुख था, नहीं, कोशिका मुख तो अमीबा के पास थी, पैरामेशियम के पास है। उसके पास कुटपाद था, केंद्रक था, भोजन रिक्तिका था, ठीक है, संकुचनशील रिक्तिका था, कोशिका झिल्ली था। तो उसी प्रकार से पैरामेशियम के पास भी
पैरामीशियम के शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर भी बहुत सा मुख्य भाग है। पहला भाग ऊपर वाला झिल्ली, कोशिका झिल्ली, मतलब जो त्वचा है उसी को यहाँ झिल्ली कहिएगा। कोशिका झिल्ली शरीर को ढककर सुरक्षा देता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है? शरीर को ढक कर रखता है। जैसे हम लोग को ठंडा लगता है तो चादर ओढ़ लिए, चादर ओढ़ लिए, या फिर हम लोग को ठंडा लगता है स्वेटर पहन लिए, तो ऊपरी जो शूटर है, शूटर वो क्या करता है? ठंडा को भीतर घुसने से रोकता है, मतलब हम लोग को ठंडा से रक्षा करता है। उसी प्रकार बाहर से कोई भी चीज आएगा, सबसे पहले शूटर को, हमारे कपड़े को स्पर्श करे तब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। उसी प्रकार से जैसे हम लोग का, छोड़ो न शूटर चद्दर बाद में, हम लोग का जो शरीर है, शरीर के अंदर में बहुत सा ऑर्गन है, बहुत सा सिस्टम है। तो शरीर के सबसे बाहरी खाल को त्वचा कहते हैं। ये जो त्वचा है, ये जो चमड़ी है, ये चमड़ी, ये जो त्वचा है, सबसे पहले कोई भी हवा आए या गर्मी आए या फिर कुछ हो जाए तो सबसे पहले त्वचा पर ही असर पड़ता है, ना कि डायरेक्ट खूने पर असर पड़ता है, ऐसा थोड़े होता है। तो कोशिका झिल्ली शरीर को ढककर सुरक्षा देता है। सीलिया, सीलिया क्या होता है? कोशिका के ऊपर, झिल्ली के ऊपर में बाल जैसी संरचना होती है, सीलिया। जैसे हम लोग के शरीर के ऊपर में बहुत सा भाव है, छोटा छोटा बाल है, उसी प्रकार से पैरामीशियम के शरीर के ऊपर में भी बाल जैसी संरचना होती है, जिसको सीलिया कहते हैं। सीलिया छोटे छोटे बाल जैसे अंग जो गति और भोजन लेने में मदद करता है। सीलिया क्या करता है? छोटा छोटा बाल जैसी संरचना है जो गति करने में पहले मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है सीलिया के द्वारा। साथ ही साथ यह भोजन को भी पकड़ने का काम करता है। कौन करता है? सीलिया करता है। उसके बाद है नाभिक। नाभिक का काम है नियंत्रण करना, न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है। इसका काम है नियंत्रण करना, कौन क्या करेगा नहीं करेगा इनके बारे में अच्छे से बताना, अच्छे से समझाना, किसका काम है? नाभिक का काम है। कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका की क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर आप नहीं लिखे तो अच्छे से बाबू लिखिए, लिखते चलिए। होता क्या है, यही वीडियो को जब आप लिख लिख के पढ़ते होंगे तो मेरा वीडियो 1 घंटा का होता होगा तो आपको पढ़ने में 1.5 घंटा लग जाता होगा। हाँ, सही बोल रहे। लिख लिख के आप पढ़ते होंगे और वैसे लिख लिख के ही पढ़िएगा, नहीं तो फिर आपको पढ़ने से ऑनलाइन में कोई लाभ नहीं होगा। जो पढ़ा रहे हैं सब चीज याद नहीं हो सकता। तो हम आपको जो वीडियो दे रहे हैं ये भले 1 घंटा का वीडियो है, लेकिन इसी वीडियो को आप देखिएगा तो 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता। अगर और डीपली समझ समझ के पढ़िएगा तो 2 घंटा तक भी लग सकता है, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो 2 घंटा की तरह मेहनत करना पड़ता है। ये ऑफलाइन ऑनलाइन का अंतर है। ऑफलाइन में जाइएगा ना, मास्टर पढ़ाएगा 1 घंटा तो आपको लगेगा धूर 10 मिनट पढ़ेगा। कि थोड़ा सा कोचिंग सब में क्या होता है, स्कूल सब में क्या होता है, विद्यार्थी सब भी ज्यादा रहता है, कोई कुछ बोल दिया, बच्चा लोग हाँ होयारी करने लगा, मास्टर चुप चुप चुप, मारेंगे पीटेंगे झाड़ेंगे, ऐसे वैसे करेगा। पता चला 5 मिनट उधरे, क्वेश्चन एकदम बढ़िया पढ़ा रहा, बीच में कोई कुछ मार दिया, अब मास्टर उधरे बिजी हो गया, पता चला पढ़ा रहे थे कुछ टॉपिक किधर चला गया। तो ये सब ऑफलाइन में होता है बाबू, सभी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका कोचिंग, ये सब कोचिंग में होता है। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है टीचर पर भी कि टीचर क्लास को किस तरह से मैनेज करता है। टीचर अगर जब बेहतर तरीके का हो तो छोटा छोटा जो बच्चा गलती करता है तो उसको इग्नोर करता है, धार में जा, उसके गलती के कारण से सभ्य का भविष्य को लेके कुचल नहीं देंगे। इसीलिए बहुत सा बात को मास्टर लोग इग्नोर भी कर देते हैं, उनमें से हम भी इग्नोर करते थे। अभी हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो यहाँ इग्नोर करने लायक कुछ चीज नहीं है। डायरेक्ट कैमरा में देखो, धकाधक बोलो, इधर भी लगल है उधर भी लगल है, दोनों तरफ से दिमाग लगा दो। हाँ, यहाँ ये थोड़ा सा आपको इधर उधर इग्नोर करने वाली बात ये कभी कभी
आपको यहाँ पर एक और सुविधा दिखेगा कि बीच बीच में लाइट कट जाता है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत ना होगा। तो सीलिया क्या करता है, छोटे छोटे बाल जैसे भाग अंग होते हैं जो गति और भोजन लेने में मदद करते हैं। नाभिक का काम होता है नियंत्रण करना, हर एक कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए प्रेरित करना। जैसे टीचर लोग आपके क्लास को नियंत्रित रखता है, तो टीचर क्लासरूम का क्या हो गया, नाभिक। और आप लोग कोशिकांग हो गए, छोटा छोटा बहुत सा जो बच्चा वो सब कोशिका का अंग है, कोशिका का हिस्सा है। कोशिका का अंग मतलब क्लास का अंग है, लेकिन उन क्लास के अंग में दिमाग कौन है, मास्टर, गुरुजी, ठीक है। तो वो क्या करता है, सभी विद्यार्थी को नियंत्रित रखता है। बाबू शांति से बैठो, पढ़ो लिखो, बड़ा आगे बढ़ो, आगे बढ़ के मेहनत करो, बुद्धिमान बनो। अपने माँ पिताजी का सपना को नहीं पूरा कर सकता, कम से कम अपना सपना का पूरा करो, ठीक है। अपने माँ पिताजी का सपना को पूरा नहीं कर सकते तो अपने अपने सपना को पूरा कीजिए, माँ पिताजी उसी में खुश हो जाएगा, ठीक है। अगला खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका का मतलब जो भोजन को ग्रहण किया, भोजन जहां पर है वही खाद्य रिक्तिका है। भोजन का पाचन करती है, जहां पर भोजन ग्रहण करके रख लिया वही भोजन का पाचन करता है। खाद्य रिक्तिका के बारे में तो आप अमीबा में भी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। संकुचनशील रिक्तिका क्या करता है, ये अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल, जैसे आपको अमीबा में लिखल था वैसे सेम टू सेम ये दोनों बात आपको यहाँ भी मिल रहा है। ऑरल ग्रुप, ऑरल ग्रुप क्या है, ये है कोशिका मुख। ऑरल ग्रुप क्या है, कोशिका मुख, भोजन को अंदर लेने का स्थान, जहां से भोजन अंदर जाता है वो कोशिका मुख कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका मुख, उसी को ऑरल ग्रुप भी कहते हैं। आगे बढ़े बस अब थोड़ा सा पैरामेशियम। पैरामेशियम अपने शरीर पर मौजूद, पैरामेशियम क्या करता है, अपने शरीर पर मौजूद। अच्छा, आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, थोड़ा इस पे और बात करना है, अच्छी बात। खाद्य रिक्तिका का मतलब होता है जहां पर भोजन जमा होकर के भोजन का पाचन होता है, उसी को खाद्य रिक्तिका कहते हैं। खाद्य रिक्तिका का मतलब जिस जगह जैसे भोजन ग्रहण हुआ तो जिस चेंबर में, जिस स्थान पर भोजन जमा हो गया, जैसे हम लोग के भोजन का पाचन पेट में होता है, तो पेट में जाकर के भोजन कायम बनता, पूरा लय के तरह एकदम, जहाँ भात दाल सब्जी चिबाए हैं ना, मुंह में लिए पचपचा के 2-3 बार हिलाए डुलाए, रोटी सब्जी जो भी डाले डाले, थोड़ा सा लार उर मिला करके लसलसा बनाए, फिर धकेल दिए भीतर। यहाँ से छोटी ग्रास नली से होते हुए सीधा चला गया आमाशय में। तो आपको भात तो पूरा मिहीन किए ना, लेकिन वो पूरा मिहीन कौन किया, आमाशय, पूरा मिहीन। तो हम लोग का खाद्य रिक्तिका हो गया आमाशय, जहां पर भोजन जाके जमा हुआ। उसी प्रकार से पैरामेशियम की खाद्य रिक्तिका में भोजन जाके पचेगा। हम लोग का पाचन पूरा सिस्टम है, शरीर भर कीटा का हम लोग का, लेकिन इनका पाचन सिस्टम में के गो है। जैसे हम लोग के पास पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, फिर रेक्टम है, मलाशय है, बहुत सा चीज है, मुख गुहा है, ग्रास नली है, लेकिन इनके पास होता ना एक खाद्य रिक्तिका है, उसी में भोजन जाएगा, उसी में से एंजाइम के द्वारा जो है ना भुजा जाएगा, पच जाएगा। तो खाद्य रिक्तिका भोजन का पाचन करता है। संकुचनशील रिक्तिका क्या करता है, पानी अगर जहाँ कोशिका में ज्यादा है तो उसको भी अवशोषित कर लेगा, और बेकार पदार्थ जो बना है उसको भी अवशोषित करके बाहर निकालेगा। ये सब चीज हम आपको निकाल के दिखाएंगे, अस्थिर रहो। ओरल ग्रुप क्या है, ये कोशिका मुख है, जैसे हम लोग का मुंह के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रकार से पैरामेशियम का मुंह का नाम है ओरल ग्रुप, इसी के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इसको हम लोग कोशिका मुख भी कहते हैं। अब जहां तक हमको लगता है, देखिए हर एक टॉपिक में तनी तनी तो बात बोलना चाहिए, नहीं तो फिर डंडी मारा जाएगा। नहीं लिखे तो लिख लीजिए, ये पूरा बात लिखिए। खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन करती है। संकुचनशील रिक्तिका डैश मार के लिखिए, अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालती है। ओरल ग्रुप, ओरल ग्रुप
पैरामेशियम में खाद्य रिक्तिका लिख लीजिए। खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन करती है। संकुचनशील रिक्तिका लिख के डैश मारे लिखिए। अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए ओरल ग्रूव ब्रैकेट में कोशिका मुख भी लिख लीजिएगा। भोजन को अंदर लेने का स्थान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टार बिंदु है कोशिका पैरामेशियम का। अच्छे से आप याद रखने के लिए हर एक स्टार बिंदु को सीखते चलिएगा। पैरामेशियम अपने शरीर पर मौजूद सीलिया की सहायता से, पैरामेशियम जो अपने शरीर पर मौजूद जो सीलिया छोटा छोटा बाल है, सीलिया की सहायता से पानी में तेजी से तैरता है। पानी में तेजी से तैरता है। सीलिया लगातार हिलती रहती है। सीलिया लगातार हिलती रहती है, जिससे पैरामेशियम आगे बढ़ता है। जिससे पैरामेशियम क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है। अगर आपको सीलिया देखना है तो थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। यहां देखिए सीलिया हिल रहा है जी, यही है सीलिया। ये पैरामेशियम है और ये सीलिया आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये हिलता हुआ जो दिख रहा है ये बाल है, इसी को सीलिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में देखिएगा और अच्छे से दिखाएंगे आपको। अस्थिर होकर एकदम बरोबर यहाँ से सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, सब व्यवस्थाएं आपको बढ़िया से मिलने वाला है। तो सीलिया क्या करता है? गति करने में मदद करता है। जल में ये स्पीड में गति करता है। ठीक है, लिख लिए, कोई दिक्कत? पैरामेशियम प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है। पैरामेशियम किसका सदस्य है? प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है। पैरामेशियम सामान्यतः, अरे भाई बेसी पेज तो नहीं चला गया। अच्छा, इसे पढ़ लिए हैं। हाँ, लगा पढ़ा दिख रहा है जी। हाँ, ये स्टार बिंदु अब लिखिए। अब पैरामेशियम अपने शरीर पर मौजूद सीलिया की सहायता से पानी में तेजी से तैरता है। सीलिया लगातार हिलती रहती है, हिल रहा था ना, जिससे पैरामेशियम आगे बढ़ता है। फोटो दिखाए, वहां पर आपको हिलता हुआ भी दिख रहा था। पैरामेशियम भी आप थोड़ा सा देख लिए। उधर फोटो बहुत सा है, आपको वहां लेके जाएंगे, एक एक बात समझाएंगे। अच्छे से समझना, पहले हर एक स्टार बिंदु को ऊपर आप समझ लीजिएगा, तब फिर आप फोटो जाइएगा पूरा गहराई पकड़ लीजिएगा। इसीलिए पहले अमीबा पैरामेशियम के बारे में जानकारी ले लीजिए। पैरामेशियम परपोषी जीव है, बाप का नाम दिया है और कुछ नहीं दिया। यह बैक्टीरिया, शैवाल और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को खाता है। यह बैक्टीरिया, शैवाल, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को खाता है। पकड़ता किसके द्वारा है? सीलिया के द्वारा। सीलिया भोजन को ओरल ग्रुप की ओर ले जाती है। सीलिया क्या करता है? भोजन को कोशिका मुख की ओर ले जाती है और फिर अपने भोजन खाद्य रिक्तिका में जाकर पचाता है। और भोजन जैसे कोशिका मुख के अंदर गया तो खाद्य रिक्तिका में जाके जमा होगा और खाद्य रिक्तिका में जाकर भोजन को पचाता है। कौन? पैरामेशियम। पैरामेशियम परपोषी जीव है, प्राणी संपोषी जीव है। साथ ही साथ यह सीलिया के द्वारा भोजन को पकड़कर कोशिका मुख के द्वारा भीतर करती है और भोजन रिक्तिका में भोजन का पाचन करती है। ठीक है, 5 नंबरिया लिखने बोले, 2 नंबरिया बोले, अच्छा से हर एक स्टार बिंदु को पहले सीख लीजिए, लिख लीजिएगा। हाँ, निश्चिंत होकर के। पैरामेशियम में श्वसन की प्रक्रिया, जैसे अमीबा श्वसन करने के लिए त्वचा का इस्तेमाल किया था, कोशिका झिल्ली का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी प्रकार पैरामेशियम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेगा अपने त्वचा के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो पैरामेशियम में श्वसन की प्रक्रिया
शरीर की सतह से होती है। यह O2 गैस को ग्रहण करता है और CO2 गैस को बाहर निकलता है। ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। लिख लिए बाबू, लिखो अच्छा से। फिर लिखिए नया स्टार। पैरामेशियम में संकुचनशील रिक्तिका, शरीर से अतिरिक्त जल, संकुचनशील रिक्तिका जो है शरीर से अतिरिक्त जल और अपशिष्ट पदार्थ मतलब बेकार पदार्थ को बाहर निकालती है। अतिरिक्त जल मतलब बेसी पानी हो या फिर बेकार पदार्थ में अपशिष्ट पदार्थ हो, उनको क्या करता है, बाहर निकालता है। पैरामेशियम में बेकार पदार्थों को या फिर अधिक पानी होने के बाद, अधिक पानी मतलब अधिक जल जब हो जाए, इसको कौन बाहर निकालने का काम करती है, तो वो है संकुचनशील रिक्तिका। भोजन का पाचन कौन करता है, तो खाद्य रिक्तिका। ठीक है, फूड वैक्यूल। किसी को दिक्कत, ये लिख लीजिए अच्छा से। पैरामेशियम मुख्य रूप से द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। देखिए, पैरामेशियम भी जैसे अमीबा का द्विखंडन विधि के द्वारा नए अमीबा का निर्माण हुआ था, ठीक उसी प्रकार पैरामेशियम में भी द्विखंडन विधि से ही दो पैरामेशियम का निर्माण होगा। साथ ही साथ पैरामेशियम के पास एक और शक्तिशाली गुण है, जिसके कारण से वो अपने जैसे संतान का उत्पत्ति कर सकता है। यहाँ पर इसके पास दो है। पहला तो द्विखंडन विधि द्वारा ये नए संतान को जन्म देगा, साथ ही साथ यह संयुग्मन या संयुग्मन नामक प्रक्रिया द्वारा भी प्रजनन करता है। मतलब इसके पास दो प्रक्रिया, एक तो द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन करेगा, साथ ही साथ यह संयुग्मन विधि द्वारा भी प्रजनन करेगा। संयुग्मन नामक प्रक्रिया द्वारा भी प्रजनन करता है। दो प्रक्रिया याद रखना है, एक है संयुग्मन और दूसरा है द्विखंडन। द्विखंडन तो याद रहेगा, संयुग्मन को याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। पैरामेशियम मुख्य रूप से द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। इसके अलावा यह कभी कभी संयुग्मन नामक प्रक्रिया द्वारा भी प्रजनन करता है। ठीक है, अगला स्टार लिखिए। पैरामेशियम जल में मौजूद बैक्टीरिया और छोटे छोटे जीवों को खाकर पर्यावरण को संतुलित रखने में भी मदद करता है। अगर जल में बेकार सब छोटे छोटे बैक्टीरिया है, उसको खा करके अगर अपने अंदर में प्रवेश कराता है, तो क्या जल का सफाई करने में, पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो इसीलिए एक दूसरे पर सभी जीव निर्भर है, इसीलिए एक दूसरे जीव के कारण से ही पर्यावरण संतुलित रह पाता है। तो पैरामेशियम जल में मौजूद बैक्टीरिया छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को खाकर पर्यावरण को संतुलित रखने में मदद करता है। यह वैज्ञानिक के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण जीव है। यह वैज्ञानिक के लिए भी अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण जीव है। देखिए, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना अच्छे से पढ़ लेने के बाद आपको कोई भी प्रकार का कमी महसूस नहीं होगा। पैरामेशियम पर इतना स्टार पढ़ लेने के बाद पैरामेशियम के बारे में आपसे कोई कुछ पूछे तो कितना पूछेगा? जितना हम स्टार आपको दे रहे हैं, इससे ज्यादा कोई स्टार आपको पूछ ही नहीं सकता है। तो पैरामेशियम का ये फोटो बना लेना है, आपको हिंदी में सब चीज लिख लेना है, अंग्रेजी में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना। जैसे एक चीज और याद रखिएगा, ये फोटो में भले नहीं लिखा है, लेकिन अमीबा के पास तो एक केगो ना को अथी क्या बोलता है, कोशिकाओं के अंदर में केंद्रक था। हाँ, अमीबा के पास एक केंद्रक था, लेकिन पैरामेशियम के पास दो गो केंद्रक होता है, एगो बड़ा वाला, एगो छोटा वाला। बड़ा वाला छोटा वाला का नाम हम आपको बताएंगे। यहाँ सुनना, ये फोटो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बुक में जाकर के फोटो
देख के बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप, अरे इसके बाद भी है, अच्छा ठीक है। ये फोटो याद रख लीजिएगा, ये पारामेशियम का फोटो आप बुक से भी बना सकते हैं, यहां से भी बना सकते हैं, इसका हिंदी आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे सब चीज तो हिंदी है में, ओरल ग्रुव है, कोशिका मुख है, माइक्रो न्यूक्लियस है, तो छोटा केंद्रक है, छोटा केंद्रक साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव है, कोशिका द्रव है, फूड वैक्यूल है, खाद रिक्तिका है, ठीक है। उसके बाद इसका हिंदी क्या होगा बताते हैं, ये संकुचनशील रिक्तिका है। सब चीज तो बताइए दिए लगभग लगभग, लेकिन और सब इसमें नाम लिखाएगा, सीलिया को सीलिए रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पर ओरल ग्रुव यही कोशिका मुख है, ओरल ग्रुव यही कोशिका मुख है, ठीक है। तो अच्छे से आप फोटो बना करके याद रखिएगा। और एक अब इम्पोर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अमीबा के बारे में हित पढ़े, स्टार पिस्टार फलना ढेकना, ठीक है। पारामेशियम के बारे में इतना अच्छा से पढ़े, पूरा डिटेल में पढ़े, लेकिन हकीकत में बताते हैं अच्छा से, आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं, अमीबा और पारामेशियम पर अगर जब क्वेश्चन पूछेगा तो बस यही 2 स्टार से पूछेगा, हाँ, बस इतना ही 2 स्टार है, इतना ही आपके लिए काफी है, पर्याप्त है, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों स्टार बहुत हाईलाइटेड स्टार है, आप पूरे बात को इसी में छोटा सा बात में घुसा दिया गया। जैसे पारामेशियम के बारे में देखिए, यही स्टार इंपॉर्टेंट भी लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मास्टर खींचेगा, स्पीड में खींचेगा, बस इतना टाइप पढ़ा करके निकल जाएगा। पारामेशियम एक सूक्ष्म एक कोशिकीय और चप्पल के आकार का जीव है, जो पानी में रहता है, सीलिया से चलता है और बैक्टीरिया जैसे जीवों को खाकर अपना जीवन चलाता है। हो गया ना, ये स्टार हो गया। अगला पारामेशियम के बाद अमीबा। अमीबा एक सरल एक कोशिकीय और एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है, जो पानी और नम स्थानों में पाया जाता है। यह कुटपाद से चलता है, परपोषी पोषण करता है, द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बस हो गया, इतना ही काफी हो गया। वैसे आपको इससे कई गुना ज्यादा पता है, तो ये सब स्टार आपके लिए बच्चा ऐसा स्टार लगेगा। बस इतना अगर आप लिख लिए तो अमीबा पारामेशियम को लगभग जान गए, बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं। अब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को बाद में देखते हैं। सबसे पहले चलिए फोटो देखते हैं। क्या देखते हैं? फोटो देखते हैं। अब फोटो को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो पारामेशियम का फोटो देखने के लिए सबसे पहला फोटो ये वाला देखिए, ये जो फोटो दिख रहा है, चप्पल ऐसा फोटो बना देना है। और यहाँ पर जो ये दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये ओरल ग्रुव, इसी को कोशिका मुख कहते हैं, और ये सीलिया है, ठीक है। पारामेशियम का फोटो आप बुक से भी जा करके बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है। वैसे हम आपको फोटो अच्छे से सब चीज दिखाएंगे और याद भी रखिएगा। पारामेशियम यह एक प्राणी संपोषी को संभोजी भी कहते हैं। तो प्राणी संपोषी एक कोशिकीय जीव है। पारामेशियम अमीबा के भांति मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। अमीबा के तरह ये भी जीव है और कोई विशेष बात नहीं है। पारामेशियम का आकार निश्चित होता है, चप्पल के जैसा दिखता है। इसका शरीर में प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। इसका शरीर सीलिया से ढका होता है। प्रचलन अंगक मतलब ये चलता फिरता है, मतलब ये गति करता है, हिलते रहता है, ठीक है। पारामेशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोस्टम कहलाता है। अंग्रेजी हिंदी दोनों बता दिए। ओरल ग्रुव बहुत सा प्रकार से आपको घुमा के पूछे या नहीं पूछे, लेकिन हम आपको अब तैयार कर दिए हैं। अब आप तैयार हो चुके हैं। चलिए अब फोटो को देखते हैं। चलिए यहां से अमीबा का कहानी आपका शुरू होता है, पारामेशियम का। ये देखिए पारामेशियम है, शरीर के अंदर में एकदम पाचन की प्रक्रिया देखिए, फुफून टाइप का निकल रहा है।
अगर ना बगल बगल में देखिएगा तो पूरा जो है ना हिलता हुआ दिख रहा होगा, ऊपर में थोड़ा सा अच्छा से गौर करके देखिएगा। तो फिर ये इसमें अब सीधा सीलिया पर ही विशेष फोकस किया गया। यहाँ देखिए हिलता हुआ दिख रहा है, ये सीलिया है। इसके अंदर में कोशिका द्रव भरा, एकदम पूरा लिक्विड टाइप का कोशिका द्रव। इसी के अंदर में दिमाग है, खाद रिक्तिका है, संकुचन से रिक्तिका, सब कुछ इसी के अंदर में। अब यहाँ देखिए बेकार पदार्थ को बाहर निकाल दिया, बेकार पदार्थ को बाहर निकाल दिया, ये बेकार पदार्थ बाहर निकल गया। ये प्रक्रिया अब यहाँ देखिए ये पैरामेशियम का पूरा खानदाने को दिखा दिए। अब ये पैरामेशियम का यहाँ देखिए ओरल ग्रुप है, ये सीलिया है। अब ये फोटो आप बना लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, जैसे करना है जो करना है कर लीजिएगा। ये फोटो आपको बनाना है तो बनाइएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फोटो साफ सुथरा तनी है, इतना काफी है, उससे उतना ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें सब कुछ लिखा हुआ, फूड वैक्यूल है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। सिलिया पिलिया जो भी लिखना, देखिए 2 प्रकार का इसमें न्यूक्लियस है, एगो माइक्रो न्यूक्लियस है, एगो माइक्रो न्यूक्लियस है, एगो माइक्रो न्यूक्लियस है, 2 गो है। माइक्रो न्यूक्लियस अब माइक्रो न्यूक्लियस 2 को यहाँ देखिए, एगो बड़का कोश, एगो बड़का केंद्रक है, एगो छोटका केंद्रक है। बड़का केंद्रक को हिंदी में बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। अब हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। माइक्रो न्यूक्लियस, एगो छोटका जो केंद्र है माइक्रो न्यूक्लियस, एगो माइक्रो माई है, एगो मै है, माइक्रो एगो माइक्रो है, दूसरा माइक्रो है, ठीक है। तो किसके पास 2 गो है, किसके पास 2 गो केंद्रक है, तो पैरामेशियम के पास 2 गो है, एगो है माइक्रो न्यूक्लियस, एगो है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और अमीबा का जैसे द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन हुआ था, उसी प्रकार से पैरामेशियम का भी हो रहा है। ये देखिए पैरामेशियम है, धीरे धीरे ये विभाजित होना चालू हो गया, विभाजित होने लगा। इसका देखिए कुछ केंद्रक विभाजित होना चालू हुआ। 2 केंद्रक है, यहाँ देखिए एगो बुलू वाला छोटका, बड़का, एगो बुलू वाला छोटका, ये केंद्रक है। यहाँ भी बड़का है, यहाँ भी छोटका है। यहाँ देखिए 2 केंद्रक में विभाजित हो रहा है, ये भी दोनों केंद्रक में विभाजित हो रहा है। जैसे ये विभाजित हुआ, देखिए यहाँ भी 2 केंद्रक दिखा रहा है, यहाँ भी 2 केंद्रक दिखा रहा है। मतलब ये अमीबा जैसे केंद्रक को विभाजित करके ही 2 अमीबा में परिवर्तित हुआ था, उसी प्रकार से पैरामेशियम भी विभाजित हो रहा है द्विखंडन विधि द्वारा। तो दोनों केंद्रक, एगो माइक्रो, एगो माइक्रो न्यूक्लियस, दोनों केंद्रक का विभाजन हो रहा है। दोनों केंद्रक का विभाजन होने के बाद 2 अमीबा पैरामेशियम का निर्माण हुआ है, 2 पैरामेशियम का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, दोनों केंद्रक का विभाजन हो रहा है, ठीक है। अब हो गया अमीबा पैरामेशियम के बारे में आप फोटो के साथ कंप्लीटली पढ़ चुके, समझ चुके। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। जो कॉपी में लिखे हैं वही कॉपी में हर एक स्टार बिंदु से ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। अगर आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को सही बनाना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक करके 3 से 4 बार उसको पहले रिवीजन कीजिए, तब फिर ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शुरुआत कीजिएगा। 5-6 मिनट में रिवीजन हो जाएगा बाबू आराम से। भले आपको आधा घंटा लग जाता है यहाँ पढ़ने में, साइकिल चलाने सीखने में बहुत मेहनत लगना पड़ता है। सीखने के बाद तो स्पीड उड़ाने में कोई मेहनत थोड़े लगता है। वही बात है, सिखा रहे थे समय लग रहा था, सीख गए, अब स्पीड उड़ाइए, अब रिवीजन कीजिए आराम से स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर आपसे ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव आप सही बनाइएगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप रिवीजन ईमानदारी से कीजिए, बोल तो रहे रिवीजन ईमानदारी से कीजिएगा। एक स्टार बिंदु नहीं लिखा है, अगर आप वो स्टार बिंदु लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। पैरामेशियम के शरीर में 2 केंद्रक होता है। का केंद्रक होता है? 2 केंद्रक होता है। पहला है माइक्रोन्यूक्लियस। क्या है? माइक्रोन्यूक्लियस है, आप फोटो में है ना, इसको लिखिए, हम आपको लिखा रहे हैं। पहला लिखिए माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, ये अंग्रेजी का नाम, और हिंदी में लिख लीजिएगा माइक्रोन्यूक्लियस। दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रो का आई का माइक्रोन्यूक्लियस,
दो केंद्रक होता है, ठीक है। बाकी बात खाद रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका, ये सब आपको पता है। सीलिया, कोशिका मुख, कोशिका मुख का नाम ओरल ग्रूव या फिर उसका आरो एगो नाम था साइटोस्टोम्स, ठीक है। तो ये सब आपको याद है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में ना आ जाए तो फिर वहां आप याद रखिएगा। काय कोशिका के अंदर में हम दो केंद्रक पाया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें उम्मीद है आप 5 से 6 बार रिवीजन जरूर किए होंगे। अगर नहीं किया तो रोक के वीडियो करो जाके, हाँ करो, उसके बाद फिर आओ बाबू ईमानदारी से 100% 100% रिवीजन करके आइएगा, तो 20 का 20 ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो में ऑब्जेक्टिव को अच्छे से बनाकर कमेंट करते हैं तो वाकई में आप बहुत ही जबरदस्त मेहनती विद्यार्थी हैं, ठीक है। कमेंट कर हमें अगर आप ये बताने का प्रयास करते, यस भैया हम सीखे हैं, हम समझे हैं, हम बना करके आपको दिखा रहे हैं ईमानदारी से। वैसे ईमानदारी आपके अंदर में है इतना, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े तो ईमानदारी धीरे धीरे आपके पास आ गया होगा। क्या उतना आप सीख ही लेते हैं, हमरे उत्तर बताने से पहले आपका उत्तर आता है। हाँ निश्चिंत, विश्वास है हमको, हमारे उत्तर बताने से पहले आपके मुंह में, आपके दिमाग में, आपके गुदा में, फेफड़ा में उत्तर आ जाता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बोलता होगा। आप सीख गए तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपका चरम सीमा पे रहता होगा। निश्चिंत रहो बाबू, जबरदस्त आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये जबरदस्त का लाभ भी जबरदस्त मिलने वाला है। अभी का किया मेहनत आपको, जब तक आप कंपटीशन का तैयारी करते रहिएगा तब तक आपको मेहनत का फल मिलते रहेगा। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव की दुनिया में चलते हैं और बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, पैरामेशियम किस प्रकार का जीव है? तो ऑप्शन है बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, पौधा, फंगस। बोलो किस में मारेगा, बोलो किस में मारेगा? बहुकोशिकीय मारेगा? बहुकोशिकीय किस? एक कोशिका वाला जीव है, एक कोशिकीय। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। दूसरा, पैरामेशियम किस जगत का जीव है? पैरामेशियम किस जगत का जीव है? प्लांटी का है, एनिमेलिया का है, प्रोटिस्टा का है या मेनेरा का है? तो बताइए किसका है? बताओ बाबू किसका है? तो पैरामेशियम जो है ना प्रोटिस्टा का है। किसका है? प्रोटिस्टा का है। उस समय जब हम शुरू में बता रहे थे तो उस समय हम प्रोटिस्टा ही बोले थे, फिर वहां हम आपको सॉरी बोल के निकल गए थे। नहीं, लेकिन हमको दिमाग में बैठल अगर जब कोनो बात है तो जरूर कुछ उसको फेरा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर आप अच्छा से देखिए तो पैरामेशियम को यहाँ पर लिखा है, यहाँ अमीबा में लिखा है, यह जो है ना, किधर है जी? अरे भाई मिर्जा मिर्जा मिर्जा, कन्नो तो लिखा होगा। अमीबा एक सरल कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो पानी और नम स्थानों में पाया जाता है। यह कुछ पात की सहायता से तरपोषी पोषण करता है या द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। इसमें लिखा होगा। एक चप्पल के तरह होता है, बैक्टीरिया को खाता है, पीता है। पैरामेशियम सूक्ष्म जीव एक चप्पल के तरह कहाँ है? हाँ है, यहाँ लिखा है। पैरामेशियम प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है ना लिखा हुआ। पैरामेशियम प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है ना लिखा हुआ। तो यही बात पर हम क्या बोले थे? सॉरी। क्या बोले थे? सॉरी बोले थे। तो अमीबा किस जगत का जीव है? तो अमीबा जो है ना, अब ध्यान से सुनना, आपका कंफ्यूजन को हम ठीक करते हैं। आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा। हम आपको ईमानदारी से बोलते हैं, अब कंफ्यूजन में रहे, प्रोटिस्टा बोले या प्रोटोजोआ बोले, तो समझो ये जो प्रोटोजोआ है यहां पर लिखे हैं समूह। प्रोटोजोआ को क्या लिखे? समूह। प्रोटोजोआ को समूह लिखे।
लेकिन प्रोटिस्टा जो है ना जगत है, प्रोटोजोआ समूह है और ये प्रोटिस्टा जगत है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा का बच्चा है। मतलब प्रोटोजोआ का बाप का नाम अगर ना पूछा जाए, जगत का नाम पूछा जाए, प्रोटोजोआ किस जगत से आता है, तब बोलिएगा प्रोटिस्टा जगत से आता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ समूह का नाम है, प्रोटिस्टा जगत का नाम है। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव की दुनिया की ओर वापस बढ़ते हैं, अपने आप आपको समझ में आएगा। फिर यहां देखिए ऑब्जेक्टिव आ गए, यहां पर लिखा है पैरामेशियम किस जगत का जीव है, तब यहां लिखिएगा प्रोटिस्टा, लिखिएगा नहीं सही मारिएगा। यहां आप कंफ्यूजन में चले गए, एक ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो गया। काहे गलत हो गया हम बताते हैं, ये आपका गलती के कारण ना, मेरा नहीं बताने के कारण हुआ, आप यहां कंफ्यूज हो गए। बताना चाह रहे थे लेकिन नहीं बोलता है, कंफ्यूजन थोड़ा डाल के समझाना तब याद रहेगा। तो उस समय सॉरी बोले, प्रोटेस्टा बोल के तब बोले ये ऑब्जेक्टिव बच्चा लोग बोल रहा हमारा 120 में 20 बन जाता है, यहां उसको मारेंगे और यहां बताएंगे उसको। तो थोड़ा एक ऑब्जेक्टिव खाने के लिए क्या उस समय बोले थे नहीं बोले थे, ध्यान से सुनना बाबू, फिर से बोलते ये आपको ऑब्जेक्टिव कंफर्म याद रखना। प्रोटेस्टा बाप का नाम है, प्रोटेस्टा किसका नाम है, बाप का नाम है। इसका बच्चा का, इसका बहुत सा बच्चा है, उसी बच्चा में से एक बच्चा है, क्या नाम है, प्रोटोजोआ। तो अमीबा भी प्रोटोजोआ है, तो अमीबा भी पूछेगा किस जगत से आता है, तब बोलिएगा प्रोटिस्टा जगत से आता है। अब क्लियर हो गया। जैसे प्राणी संपोषण बच्चा का नाम है, बाप का नाम कौन सी है, परपोषी। क्या नाम है, परपोषी, बाप का नाम परपोषी है। उसी तरीके से प्रोटोजोआ बच्चा का नाम है, बाप का नाम कौन सी है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। किसी को दिक्कत, चलिए 2 नंबर में आपको कंफर्म करा दिए। यहां देखिए उस समय ही बोले थे मेनेरा, मेनेरा यहाँ है, प्लांटी, ये सब जगत है। आप चैप्टर 3 नम्मा में पढ़े होंगे तो वहां आपको अच्छे से समझ में आएगा। पैरामेशियम की खोज किसने की, पैरामेशियम का खोज हो या फिर अमीबा का खोज हो, छोटा छोटा सूक्ष्म जीव का खोज में से लगभग खोज बाबा एंटोनी वॉन लीeuwenhoek के द्वारा ही किया गया है। पैरामेशियम का शरीर किससे ढका होता है, मारो तो गिरा के, फ्लैजिला, सीलिया या जरी, कौन सी लिखल है, बोलो फ्लैजिला होगा, नहीं क्या होगा, मारो तो गिरा के, सीलिया होगा। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, 4 नंबर तक बन गया। पैरामेशियम में चलने का कार्य कौन करता है, ठीक है, फिर से वही आ गया है, चलो ठीक है उसको छोड़ते हैं। ये बी नंबर, फ्लैजिला, सीलिया, पैर। तो यहां पर चलने का काम पैर करेगा, कौन करेगा, पैर। लेकिन उस पैर का नाम पैर नहीं है पैरामेशियम में, उस पैर का नाम है सीलिया। नहीं बाबू, अच्छी बात है, गुड जॉब। पैरामेशियम का आकार कैसा होता है, पैरामेशियम का आकार भूत की तरह होता है, जब जिसके पास जाएगा उसको लपेटा मार देगा, नहीं बकलोल कहेगा। पैरामेशियम का आकार गुलाब के फूल की तरह होता है। किसके तरह होता है, गुलाब के फूल की तरह होता है, पागल है, बकलोल कहेगा। पैरामेशियम का आकार जूते चप्पल के समान होता है। पैरामेशियम में भोजन ग्रहण करने का स्थान क्या है, क्या कहलाता है, तो याद करो, यहाँ पर न तो ओरल ग्रुप दिया है ना और कुछ दिया है। पैरामेशियम का आकार, पैरामेशियम में भोजन ग्रहण करने का स्थान क्या है, साइटोस्टोम। क्या नाम है, साइटोस्टोम है, दिखाते देखना। अरे यार भाग 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 भाग, हाँ है देख, है यहाँ कोशिका मुख या साइटोस्टम। आया बाबू, लिखवाए थे, कोशिका मुख या साइटोस्टोम्स, स्टम्स है ना, कोशिका मुख या साइटोस्टम्स। किसी को दिक्कत, वहां भी वही था।
हिंदा पैरामेशियम में भोजन ग्रहण करने का स्थान क्या कहलाता है? तो साइटोस्टोम कहलाता है। किसी को दिक्कत? चलिए 8 नंबर, पैरामेशियम में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन पेट में होता है, लेकिन उस पेट का नाम यहाँ क्या है? उस पेट का नाम है भोजन रिक्तिका। क्या नाम है? भोजन रिक्तिका। 9 नंबर, पैरामेशियम में कितने प्रकार के नाभिक होते हैं? का प्रकार का? 1 2 2 बना लिया, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। पैरामेशियम में पाए जाने वाले 2 नाभिक का नाम क्या है? हाय यहाँ देखो, बड़ा और छोटा नाभिक। नाम 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 पूछा है, नाम पूछा। गोल और लंबा कोई नहीं। माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस, यहाँ देखो लिखा है माइक्रोन्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। 2 गो नाम है, एगो छोटका केंद्रक, एगो बड़का केंद्रक। पैरामेशियम में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? बेकार पदार्थ को निकालने का काम कौन करता है? भोजन रिक्तिका? नहीं, संकुचनशील रिक्तिका। हाँ यहाँ संकुचनशील रिक्तिका। ठीक है, 11 नंबर तक उलट गया, बहुत अच्छा। पैरामेशियम कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, मीठे पानी में, मिट्टी में, हवा में। बोलो तो किस में? बोले थे अधिकांश ऑब्जेक्टिव में यही पूछता है, मीठे पानी में। पैरामेशियम किस प्रकार का प्रजनन करता है? द्विखंडन भी करता है। एक आरू है, एक आरू है। पैरामेशियम का एक और तरीका था, कौन सी करने का? प्रजनन करने का। ऑब्जेक्टिव आएगा तो बताना, अभी हम नहीं बताएंगे। पैरामेशियम में लैंगिक प्रजनन किस प्रक्रिया से होता है? आ गया, बोलो बोलो, हम ना बताएंगे। अंकुरन, बीजन, विभाजन या संयुग्मन? बोल बाबू, संयुग्मन। उखरी बतेला लिया है, अलो बढ़िया बात, गुड जॉब, बढ़िया बना रहा है। पैरामेशियम में गैसों का आदान प्रदान, मतलब CO2 गैस का बाहर निकलना, ऑक्सीजन गैस का भीतर आना, किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा। जैसे हम लोग लेते हैं फेफड़ा, भीतर गया, तो ये भी फेफड़ा है इसके पास? नहीं। त्वचा से, कोशिका झिल्ली से, या फिर सीलिया से? त्वचा से, त्वचा से। पैरामेशियम का पोषण कैसा होता है? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी? इनमें से कोई? परपोषी। कैसा? परपोषी। परपोषी का बच्चा का नाम पूछता था प्राणी संपोषण। पैरामेशियम में भोजन पकड़ने में कौन सहायता करता है? तो पैरामेशियम में भोजन पकड़ने में सीलिया सहायता करता है। 17 नंबर उलाट दिया जी, बन रहा है आपसे। पैरामेशियम में पानी के संतुलन को कौन बनाए रखता है? कौन? संकुचनशील रिक्तिका बनाए रखता है। पैरामेशियम का शरीर किस प्रकार की कोशिका से बना होता है? कौन प्रकार का कोशिका से? बहुत कोशिका से, 3 कोशिका से, 2 कोशिका से, या 1 कोशिका से? 1 कोशिका से। लास्ट क्वेश्चन, पैरामेशियम किस सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है? पैरामेशियम किस सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है? अरे बकलोल कही का क्वेश्चन गलती पूछता है। पैरामेशियम किससे देखा जा सकता है? आंसर इसी में घुसेल गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है और कोई बात नहीं है। तो पैरामेशियम सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। एक अच्छा सा बात है, इसको भी पढ़ते हैं। युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, क्लास कंप्लीट हो गया, आपको जाना जा सकता है। युद्ध के बाद गांधारी ने रोते हुए कृष्ण से पूछा, मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा तप त्याग व्यर्थ था माधव? कृष्ण भगवान से पूछ रहा है। तब माधव कहता है, कृष्ण भगवान कहता है, कृष्ण ने कठोर सत्य कहा, बहुत कड़वा सत्य कहा। माते, आपने आंखों पर पट्टी सिर्फ पति के लिए नहीं, अपने आंखों पर जो आप पट्टी बांधे थे सिर्फ पति के लिए नहीं, अपने बेटों के गुनाहों
के लिए भी बांध रखी थी। जब बच्चा सब बदमाशी कर रहा था, बच्चा नालायक वाला काम कर रहा था, बच्चा बदतमीजी कर रहा था, महिला का सम्मान नहीं किया, हर एक वह कृत किया जो नहीं करना था, तो माँ जी का आंख के पट्टी बांधने का मतलब सब चीज जानने के बाद भी इग्नोर कर देता था दुलारो से बच्चा। यही दुलारो दूर करने के कारण से 100 का 100 मारा गया। बच्चा अगर तो छोटा छोटा गलती करता है तो वही बड़ा गलती करने की ओर बढ़ता है। इसीलिए अभी के समय में हम लोग, आप लोग अगर जो तनी तनी का गलती करते, पहला गलती और कल पढ़ेंगे, पहला गलती और रहने दो, अभी शॉर्ट देखते हैं और रहने दो, अभी तंदा सीरियल देखते हैं, गाना भोजपुरी सुनते हैं, हिंदी गाना सुनते हैं, या फिर वगैरह वगैरह, इंस्टाग्राम चलाते हैं। ये छोटा छोटा गलती माथा का दर्द बनेगा। परीक्षा जिस समय नजदीक आएगा उस समय आपको परेशानी होगा, उस समय आपका मन भयभीत रहेगा, मन तकलीफ में रहेगा। अभी याद रख लो, अब ये बोल रहे हैं अभी समय है, छोटा छोटा गलती मत करो, पढ़ाई पे विशेष ध्यान दो, बार बार रिवीजन करो, अपने आप को जो है ना किताबों से दोस्ती करा दो, आपको आपके पास जो नोट्स हम बनवा रहे हैं उसको पूरा रिवीजन करो, जितना हो सकता है बार बार रिवीजन करो, लाइन बाय लाइन एकदम बक दीजिए मुंह से, उतना मेहनत कीजिए, लगे कि एक विद्यार्थी ने किताब बोल रहा है, तब फिर मजा आएगा। हर एक ऑब्जेक्टिव को आप अपने यूं ही उड़ा दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव आपके लिए बच्चा हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, फुसला रहा, लॉलीपॉप दे रहा, और सारा मेहनत ही आपका हो गया कि आपके सामने ऑब्जेक्टिव लॉलीपॉप दिखेगा, एकदम पकड़ के बढ़िया सुरख लीजिएगा। जैसे मेरा पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन कोई पूछे और आपसे नहीं बने, तब लाज लगना चाहिए आपको, क्या कि इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेगा कहां से, किताब से, किताब पूरे पढ़ा दिए हम आपको, जितना था किताब में सब, जितना आपको पेड कोर्स में मिलेगा, जितना भी ऑनलाइन में पढ़ाने वाला टीचर सब है, वो जितना पढ़ाएगा उससे बेहतर ही यहाँ मिलेगा। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा, ये मेरा मेहनत बोलता है। ताकि हम सभी टीचर को एक अनुमान से ये बता सकते हैं, टीचर भी समय देता है तब फिर आपको समझ मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन से पढ़ाने वाला टीचर के पास अभी उतना समय नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सा जिम्मेदारी आ जाता है, बहुत से काम को करना पड़ता है, बहुत मीटिंग को करना पड़ता है, बहुत से स्टाफ को मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत जगह जा करके बहुत जगह जाना पड़ता है सीधा सीधा, जिस कारण उसके पास समय का अभाव होता है, उतना वो समय देगा ही नहीं जितना हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि हम आपके पीछे बस लगे हैं और किसी के पीछे नहीं लगे हैं, हम आपको सिखाने के पर्पज से बैठे हैं। ठीक है, फिर भी सभी टीचर लोग सम्मानजनक देते हैं, फिर भी मेरा प्रयास है सभी से बेस्ट मिले और जबरदस्त मिले। अगर जब आपको किसी और टीचर के पास जा करके आजमाना है तो आप आजमाइए बिंदास होकर के, खुशी खुशी, लेकिन बार बार बोलेंगे छोटा छोटा गलती ही आपको आगे चल के नुकसान देगा, इसीलिए गलती करने से पहले 10 बार सोचिए। जब गलती नहीं कीजिएगा तो फिर आपके अंदर में एक अच्छा सा उत्साह उमंग भरेगा। याद रखिएगा, अपने बेटों के गुनाहों के लिए भी बांध रखी थी। याद रखना, जब हम अपने ही गलतियों पर पर्दा डालते हैं, डाल रहे हैं ना, फ्री फायर खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, शॉर्ट चला रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं गार्जियन को नहीं, चुपचाप बता रहे हैं, चुपचाप खेल रहे हैं, बता कहां रहे हैं, चुपचाप खेल रहे हैं, अच्छी बात है। और ये गलती आपको आगे चल के नुकसान देगा, तो हम उन्हें बचाते नहीं बल्कि उनकी बर्बादी की नींव रखते हैं। और यही सब चीज जो है ना टीचर भी करता है। हाँ, हम टीचर को इसीलिए बार बार बोलते हैं कि टीचर के पास एक, टीचर मतलब शिक्षक, ठीक है, शिक्षक को हम इसीलिए बोलते हैं, शिक्षक के पास एक विद्यार्थी का भविष्य रहता है, वो चाहे तो उसको बना दे, चाहे तो बर्बाद कर दे, कंटेंट में कमी करेगा, अच्छे से समझाएगा नहीं, अच्छे से सिखाएगा नहीं, विज्ञान को भारी लगाने लगेगा, गणित भारी होने लगेगा बच्चा के लिए। टीचर वो नहीं जो तेज को पढ़ाए, टीचर वो होता है जो भूसगोल को तेज बना दे। ठीक है, अगर तो हम ऑफलाइन में रहेंगे ना, ईमानदारी से करते, हमारा मुख्य मुद्दा होता है भूसगोलवा पर, कहां कहां भूसगोल है। तेज बच्चा को हम चिंते नहीं है, तेज बच्चा से हम दोस्तियों करना पसंद नहीं करते, तेज बच्चा से सब दोस्ती करता है, भूसगोलवा से कौन करेगा। तो हम जब भी ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, पढ़ा रहे हैं, सब चीजें ठीक है, तो ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो मेरा मुख्य मुद्दा है कि हम भूसगोल के साथ बैठे,
भुजगोल से बातें करें, भुजगोल से दोस्ती करें, भुजगोल के हर एक उन तमाम उस सुविधाओं का महसूस करें जो उसके साथ हो रहा है। कहाँ तक वो बच्चा नहीं समझ पाता, वो सब बात बच्चे के साथ बैठ के हम करते हैं। ठीक है, जब छुट्टी होने वाली होती है तो बच्चा सबको देखते हैं, बोलते हैं नूनू चलो ठीक है, बैठते हैं, थोड़ा 5-10 मिनट बात करते हैं आपसे, क्या दिक्कत है, नहीं, एकदम दोस्त की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह रखते हैं। ये नहीं कि उसको लगे कि ना कोई अलग। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है भाई बहन के साथ जुड़ा रहना। ठीक है, बहुत से विद्यार्थी लोग हमसे इसीलिए जुड़ जाते हैं, तो भैया आज के बता तू भैया कही गई है ना, भैया कह करके, दीदी भैया खूब चलता है मेरे साथ बैठ के, यहाँ तक वो बता देता है भैया क्या बोले, मन नहीं लगता है भैया, मन बेचैन बेचैन रहता है भैया, हमको किसी का याद आता है। हम बोलते हैं हमारा बेटा तुमको याद ही करेगा, कहीं पढ़ने रहा कुछ और याद ना आएगा, सब बात बताता है, दिल उनका बात भी बताता है। बोलता है आपको इसीलिए बताते भैया कि आप भैया लगते हैं, मास्टर रहते तो आपको बताते। तो दिल सबका ही बात, मतलब किसी को प्रेम हो गया, किसी को किसी से ब्रेकअप हो गया, तकलीफ में है, तो वो सब बात भी हमारे साथ शेयर कर लेता है। और उस समय हम भैया का जिम्मेदारी भी निभाते हैं, उसको बस यही कहते हैं पढ़ाई पे अभी ध्यान दो, ये सब समय पे आएगा, करना नहीं करना वो हम कब तो बोलेंगे थोड़े छोड़ेगा। आजकल समझाने पर समझता है, तो ना ज्यादा हम उसको प्रेशर भी नहीं देते हैं, डराते भी नहीं कि ये मत करो वो मत करो। हम साधु संत वाला बात नहीं करते हैं उस समय, क्या उस समय उस परिस्थिति से जूझ रहा है, किसी का सुनेगा नहीं। जब समय सुनाएगा ना, अपने आप सुनेगा, ब्रेकअप हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगेगा, कष्ट होने, ऑटोमेटिक मेरा बात उसको समझ में आने लगेगा। तब इंतजार करते हैं कखनी तुम तकलीफ में जाओ, तब फिर उसको महलम पट्टी लगाते हैं, हाँ सुधर जाता है, तुरंत लगा दीजिएगा तब फिर बना जाएगा, तब फिर आपको भी आपसे भी दूर भागेगा। ध्यान दो, अच्छे से करो, गलती मत करने देना। ठीक है, चूरने थुरने से ये सब बीमारी खत्म नहीं होता है। अगर हम उसको चूर दें धोप दें तो छुपा करके करेगा, ये छूटने वाला बीमारी तो ये सब करेगा। इसीलिए सही तरीके से हैंडल करना होता है, सिचुएशन पर निर्भर करता है। तो भूगोल को तेज बनाने का जिम्मेदारी टीचर के पास होता है। अगर टीचर सही तरीके से क्लास को हैंडल करे, हर एक स्टार बिंदु को, हर एक बातों को डिटेल में समझा, तो भूगोल क्या तेज क्या सब बराबर हो जाता है, सब एक समान हो जाता है। बच्चे को भी मजा आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लास में याद होता है। उस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि क्लास में ही फील कर ले बच्चा, फिर रिवीजन करके तो अपने से लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते लिख ही लेगा, लेकिन बच्चा को उस लायक बनाना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा छोटा छोटा बच्चा गलती कब करता है, जब बच्चा को पढ़ने में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता, जब बच्चा समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं। अच्छा से जब बच्चा समझने लगे, सीखने लगे, पढ़ने के प्रति प्यार जगने लगेगा, ऑटोमेटिक पढ़ाई से जो है ना दूर न भाग के पढ़ाई के करीब आएगा। ये जिम्मेदारी टीचर पर होता है कि बच्चा पढ़ाई के प्रति कितना लगनशील हो रहा है। आज बहुत सा विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा और बच्चा एकदम ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चन गजब से पूछता है। बहुत से विद्यार्थी से डायरेक्टली बात भी हो रहा है, हाँ ऑनलाइन विद्यार्थी से बात भी होता है, और उनसे बात करने के बाद ये पता चलता है कि हमारे वीडियो के द्वारा बच्चा लोग को बहुत लाभ हो रहा है, सीख रहा है। उस लेवल में एकदम लाइन व लाइन बक देगा, जैसा पढ़ा रहा है उसे बक देगा। गजब सब विद्यार्थी सब, क्या भाई क्या बहन सब बराबर यहाँ चल रहा है। एकदम भाई बहन का यह रिश्ता जबरदस्त तरीके से चलते रहे। माँ सरस्वती से, गणेश भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं, हमारा मेहनत और आपका जबरदस्त संघर्ष और प्रयास ही आपको सफलता दिलाए। एक अच्छा सा जिंदगी में बहुत से जिंदगी को आप भी लाभ दे, हम भी देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे साथियों को, छोटे भाइयों बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद। साथियों हम जरूर कहेंगे आप ध्यान की ओर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।